देखिए ये जो बैच है इलेक्ट्रा बैच स्टार्ट किया है स्पेशल फॉर DFCIL गेट और HL के लिए है। ये लेक्चर नंबर 5 है नेटवर्क थ्योरी का। ठीक, इसके अंदर हमने जेड पैरामीटर बेसिक डिस्कशन किए हैं, कैसे जेड पैरामीटर होते हैं, कैसे जेड और जितने भी पैरामीटर हैं वाई पैरामीटर सारे पैरामीटर डिस्कशंस किए हैं। इसके बाद वाला लेक्चर फिल्टर का होगा। इसका जो PDF है ना, जो इसका PDF फाइल है वो नीचे टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक से। ठीक है, इसमें जो भी है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना डाउट हो टेलीग्राम लिंक पे आप शेयर कर सकते हैं। और इसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पेज जो टेलीग्राम लिंक जो नीचे से डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उसे ज्वाइन कर लें, उस पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको उसका PDF फाइल मिल जाएगा। कल हमने RLC सीरीज रेजोनेंस पढ़ लिया था, आज हम इसको नेटवर्क फंक्शन देखेंगे। नेटवर्क फंक्शन में क्या है कि सबसे पहले वन पोर्ट नेटवर्क है। तो वन पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि एक वोल्टेज होती है और करंट होता है, और इसमें क्या होता है कि Z11 निकालेंगे। ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस फंक्शन होता है V1/I1, और जो एडमिटेंस होता है ये ड्राइविंग पॉइंट इनपुट एडमिटेंस फंक्शन होता है Y11। ये अपोजिट होता है I1/V1। इसका अपोजिट होता है इम्पीडेंस का। एडमिटेंस और इम्पीडेंस ऑलवेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सीरीज एलिमेंट इम्पीडेंस और पैरेलल एलिमेंट, ठीक है, हमें ये फाइंड करने होते हैं। एडमिटेंस में जो अपना इम्पीडेंस होता है इसमें क्या होता है, इसमें सीरीज एलिमेंट इम्पीडेंस होता है, ठीक है, और जो एडमिटेंस होता है इसमें पैरेलल होते हैं। ये हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद देखिए Z22 और Y22, ठीक है, ये ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस है। ये इनपुट थे और ये आउटपुट है। Z22 क्या हो जाएगा V2/I2 और Y22 क्या हो जाएगा I2/V2। इनको याद रखने का सिंपल तरीका है, देखिए Z22 है तो V भी 2 होगा, वोल्टेज भी और करंट भी इसमें सेकंड होगा। Y22 है, I2 भी सेकंड होगा और V2 भी सेकंड होगा। और ये इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से Y1 और Z11 थे दोनों। इसके बाद देखिए जब हम अलग अलग इनको लेते हैं टू पोर्ट नेटवर्क, इसके बाद हम जो अलग अलग है ये तीनों इनको बोलते हैं, जैसे चारों को इकट्ठा बोलना ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस फंक्शन बोलते हैं, यानी इम्पीडेंस और एडमिटेंस दोनों हैं इसमें। केस जब टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है V1 V2 इनपुट अप्लाई करेंगे, नेटवर्क हो गया, और I2 V2 वोल्टेज होगा। इसमें क्या होता है ड्राइविंग पॉइंट जो इमिटेंस होता है उसमें क्या क्या होते हैं, Z11 क्या हो जाएगा V1/I1, Z22 क्या हो जाएगा V2/I2, ठीक है। इसी तरीके से एडमिटेंस क्या हो जाएगा I1/V1 और Y22 क्या हो जाएगा I2/V2। जब ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, सेकंड हम क्या निकालते हैं इनका ट्रांसफर फंक्शन। जब ट्रांसफर इम्पीडेंस की बात करेंगे, ट्रांसफर इम्पीडेंस फंक्शन की बात करेंगे तो Z12 की बात करेंगे, यानी Z12 का मतलब क्या होगा, जो वोल्टेज है वो V1 होगा, जो करंट है वो I2 होगा। इसी तरीके से Z21 करेंगे तो वोल्टेज I2 होगा, करंट I1 होगा, ठीक है। जब ट्रांसफर एडमिटेंस की रेशो की बात करेंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, Y12 क्या हो जाएगा I1/V2 और Y21 क्या हो जाएगा I2/V1। जब वोल्टेज गेन की बात करेंगे, देखिए वोल्टेज गेन को हम G12 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 और 2, 1 जो होगा हमेशा ऊपर और 2 नीचे, जैसे कि हम वोल्टेज V1/V2। जब वोल्टेज गेन की बात करेंगे तो दोनों का जो गेन होगा V1/V2 दोनों वोल्टेज की फॉर्म में होगा, गेन क्या होगा V1/V2। इसी तरीके से G21 करेंगे तो क्या हो जाएगा V2/V1, यानी वोल्टेज गेन हमेशा रेशो वोल्टेज की फॉर्म में होगा। जब ट्रांसफर करंट गेन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन अल्फा होता है, अल्फा 1 2। अब इसमें भी 1 और 2 क्या होंगे, एक करंट होगा दूसरा भी करंट होगा I1/I2। 2 1 की बात करेंगे तो I2/I1।
2 1 की बात करेंगे तो I2/I1 हो जाएगा। जब नेटवर्क फंक्शन अब हम देख चुके हैं, टाइमिंग पॉइंट और उनके ट्रांसफ़र फंक्शन देख चुके हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल से हम देखते हैं इसको कैसे क्वेश्चन आते हैं, जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर एक नेटवर्क दे रखा 2 4, इसमें रजिस्टेंस R0 है, करंट I2 है, I1 है, वोल्टेज V1 है और V2 वोल्टेज है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल दिया हुआ है। तो जब हम इसका टोटल जड़ निकालेंगे तो जड़ कैसे हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, कम्बिनेशन R इंटू कैपेसिटर को कैसे लिखते हैं हम, 1/SC लिखते हैं, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, R प्लस में 1/SC ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे डिवाइड होता है। तो जो टोटल इसका इम्पीडेंस है क्या आ जाएगा, R1 प्लस में RSC। इसी तरीके से हमें फाइंड क्या करना, जड़ इनपुट फाइंड करना V1/I1। तो V1 क्या होगा, R0 I2। V क्या होता है भाई, सिंपल KVL लगा ना, V = IR, सिंपल KVL लगाया है इसमें, ठीक है। V2 जब निकालेंगे हम, देखिए V2 क्या है, यहाँ पर है, तो टोटल करंट कितना होगा इसमें, V2 जब निकालेंगे देखो माइनस I2 जड़। देखिए जब V2 हम निकालते हैं, I2 क्या हो गया, उसका अपोजिट फ्लो कर रहा है I0 I2 ये माइनस हो गया, इनटू क्या होगा, इम्पीडेंस जड़ हो गया। जड़ की वैल्यू हम पहले निकाल दे चुके हैं, R1 प्लस में RSC। तो जड़ की वैल्यू रखेंगे माइनस I0 R प्लस में R/1 प्लस में RSC, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जब हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, क्योंकि वोल्टेज V2 क्या हो गया, माइनस R0 I1, ठीक है। और एक V2 क्या हो गया, माइनस I2 जड़, ये निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। जब इक्वल रखेंगे देखिए तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, I2 निकल जाएगा। I2 की वैल्यू क्या आ गई, R0 I1 1 प्लस में RSC अपॉन में R। इसके बाद V1 देखिए पहले R0 I2, अब यहाँ पर I2 की वैल्यू रखनी है। I2 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं तो I2 की वैल्यू क्या रख देंगे, V1 R0 स्क्वायर 1 प्लस में SC I1 R, ठीक है। केवल R0 रहेगा, R0 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक R पहले ही था और बाकी एज इट इज रहेगा I2, ठीक है। इसके बाद Z1 निकालना था हमने, टोटल इनपुट इम्पीडेंस निकालना था। तो V1/I1, V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू हम यहाँ से V1 निकाला था। I2 की वैल्यू क्या है, I2 की वैल्यू ये निकाली थी, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देंगे हम। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, R0 का स्क्वायर 1 प्लस में RSC अपॉन में R, ठीक है। अब इनको डिफरेंट अलग अलग लिख लेंगे, इसको इसके नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, R स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ये होगा Z1 होगा, ये Z2 होगा, ठीक है। इसी तरीके से Z1 प्लस में Z2 हो गया और R इक्वलेंट एस L इक्वलेंट हो गया। तो इसका इम्पीडेंस हम Z कैसे बनाएंगे, एक R इक्वलेंट है, एक इंडक्टेंस का इक्वलेंट है, इनका कोफिशिएंट R0 स्क्वायर अपॉन में R है, R0 स्क्वायर अपॉन में C है। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, केवल इनमें Z इनपुट फाइंड करना है, एडमिटेंस फाइंड करना है, करंट गेन, वोल्टेज गेन, केवल हमें वो रेशियो याद होना चाहिए कि क्या निकाल रखा है और क्या फाइंड करना है। देखिए जनरली इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, डिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे उसमें, वोल्टेज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे। देखिए ये क्या है, -V1 इस डायरेक्शन में चलेंगे, I इसमें कितना है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस IA। इसके बाद आगे चलेंगे तो I1 हो गया, यहाँ से इतना, किस में रेजिस्टेंस कितना है, इसमें करंट कितना है, 3 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 1 हो गया। देखिए -I1 प्लस में 1 क्रॉस IA प्लस 1 मल्टीप्लाई 3A प्लस में वोल्टेज कितना था, 2V1 हो गया, प्लस में 3I1 हो गया, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस दो अलग अलग जगह है ना तो 3I1 होगा। टोटल कितना हो गया, देखिए अब इनको हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, V1 = 7IA हो गया। अब V2 निकालेंगे। V2 के लिए देखिए V2 क्या है, V2 ये है,
तो इसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, वी देखो KVL लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, और आई आर कितना, आर की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा, आर तो 1 हो गया, आई कितना है 3A हो गया, तो क्या होगा V नोट 3A हो गया। अब V2/V1 देखिए इसमें वोल्टेज, अब ये वोल्टेज गेन है, ठीक है, वोल्टेज गेन V, इसको कैसे लिखते हैं, G21 निकाला था हमने वोल्टेज गेन, G21 V2/V1। अब V2 भी V1 भी है अपने पास, V2 भी है, दोनों के रेशो को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -3/7। तो इस तरीके से आंसर है। तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें, जैसे वोल्टेज गेन पूछ ले कई बार डायरेक्ट G12 या G21, तो इसकी वैल्यू पता होना चाहिए एक तो, ठीक है। G1 क्या हो जाएगा V1/V2, G2 क्या हो जाएगा V2/V1। इसी तरीके से करंट गेन का पूछ लें α12 या α21, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। α12 क्या होता है I1/I2 करंट गेन है, और α21 क्या हो जाएगा I2/I1। तो ये याद होना चाहिए। इसी तरीके से एडमिटेंस के चारों याद होने चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन उनके Z1 Z2, इम्पीडेंस के भी Z1 Z2 हैं, Z11 की वैल्यू क्या होती है Z12 Z21 Z22, इसी तरीके से एडमिटेंस की वैल्यू, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। सिंपल है, मैक्सिमम हमें इनमें KVL अप्लाई करना है, जब भी करेंगे हम इसमें KVL अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्स में क्या होता है, कुछ नहीं है इसमें, जो रिस्पॉन्स के केस होते हैं 1/s-1 है, इसका रिस्पॉन्स देखना है, तो इसका टाइम डोमेन में क्या हो जाएगा ई की पावर प्लस में 1 ही रहेगा, क्योंकि इसका लैप्लास बताया था, ई की पावर माइनस हो तो प्लस में 1 ही रहेगा ut। तो इसमें क्या है, जो अपना इसमें जो पोल है ये क्या है राइट हैंड साइड में है, ये अनस्टेबल शो करेगा। जब भी राइट हैंड साइड में होंगे अपने पोल तो वो अनस्टेबल होगा, और स्टेबल कहाँ होगा लेफ्ट हैंड साइड में। और इसके ऊपर क्या होगा मार्जिन स्टेबल होता है इमेजिनरी लाइन पे। जो एस डोमेन है जो हम बनाते हैं ये इमेजिनरी लाइन होगी, ये सिग्मा रियल लाइन होगी, इसके ऊपर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा इमेजिनरी लाइन का आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1/s का, ये क्या है ओरिजिन के ऊपर है इसका पोल, क्योंकि s = 0 है, ठीक है। इसके बाद 1/s+1, इसमें क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -1 पे आ जाएगा, क्योंकि जो पोल होते हैं ना नीचे का जो होता है उसको 0 के इक्वल कर दो, s = -1, तो उसकी वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी वो हमें पता चल जाएगा जब भी निकालना हो। इस तरीके से डिफरेंट ये ग्राफ बनते हैं। स्टेबल के केस में देखिए मार्जिन स्टेबल के केस में कैसे होता है, ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर है SJ1 प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कहाँ लाइज करेंगे इमेजिनरी लाइन पे। इसी तरीके से 2 पे कहाँ लाइज करेंगे, इसी तरीके से साइन की वेव, इसी तरीके से sin 2t की वेव में क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा a की फ्रीक्वेंसी रेंज में 1/s² प्लस में 1 का। इस तरीके से डिफरेंट ग्राफ अपने आएंगे। ये देखो इसका अनस्टेबल होगा, डैम्पिंग का हो गया, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं इनके इफेक्ट RLC, देखिए इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट वेरिंग ऑफ R इन ए सीरीज RLC सर्किट। देखिए अपनी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो याद रखना। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है s² प्लस में 2 del ω/ns प्लस में ω/n² = 0। देखिए ये हमेशा याद रखना, इससे हम हमेशा कंपैरिजन करेंगे जब भी हम देखिए कंट्रोल सिस्टम जब पढ़ेंगे जब कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली ये जब हम पढ़ेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वहाँ से हमें पता चल जाएगी, वहाँ से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कंपैरिजन के लिए, तो हमेशा याद रखें कंपैरिजन के लिए तो s² प्लस में 2 del ω/ns प्लस में ω/n², ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। इसके बाद जब देखिए एक नेटवर्क दे रखा है हमने को, वोल्टेज VA RLC तीनों क्या सीरीज में, तो VT KVL अप्लाई करेंगे RIT LdI/dt 1/c 0 से t IT dt, ठीक है। ये हमें पता है
जब भी हम KVL अप्लाई करेंगे, KVL क्या होता है, V इजिकल टू आई आर ही होता है ना। तो इंडक्टेंस का अलग है, ये पहले ही बता चुके हैं। कैपेसिटेंस का कैसे हम करेंगे। जब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाती है अपने पास, तो इसको अब टाइम डोमेन में, तो इसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे। फ्रीक्वेंसी डोमेन में करने के लिए लैप्लास लेंगे, ठीक है। लैप्लास के लिए फिर क्या हो जाएगा, R, इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक डिफरेंशिएशन अगर हटता है लैप्लास में, तो क्या होता है, S आता है, ठीक है। तो RS/IS/L/S², अब डबल डिफरेंशिएशन होगा, वहाँ पर क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू S² आएगी, S²IS, और IT किस में, IS में बदल जाएगा। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1/c, इंटीग्रेशन हट गया था क्योंकि हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया था इंटीग्रेशन हटाने के लिए, ठीक है। और 1/c IS हो गया। देखिए इसका सिंपली हमने टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, RS/L² 1/sc। अब देखिए कंपैरिजन हमें इसका कैल करेंगे, जो अभी बताया था मैंने, S² 2 del ओमेगा n प्लस में ओमेगा²। तो जो 2 del ओमेगा n है उसकी वैल्यू क्या होगी, R/L। इसको इससे कंपैरिजन करेंगे आपस में, ठीक है, एक दूसरे से। तो 2 del ओमेगा n R/L हो गया, तो ओमेगा n की क्या आ जाएगी, R/2 √L/c। ओमेगा n क्या आ जाएगा, √1/LC आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी फ्रीक्वेंसी का पूछते हैं ओमेगा n ये वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए हमें, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पर अभी इतना तो कैलकुलेट करने बैठेंगे नहीं, उसके लिए हमें पूरा ये फॉर्मूला डेल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा n √LC होता है, ओमेगा c ओमेगा n 1 - 1 del ओमेगा²। ये वैसे कंट्रोल सिस्टम में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे बाद में, बट ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब भी सीरीज़ के लिए कंडीशन पूछेगा, RLC सीरीज में दे रखे हैं, तो ये फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। अब देखिए इनका नेचर अलग अलग दिखाया हुआ है। जब हम रिस्पॉन्स ऑसिलेटरी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, तब उसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा, अनडैम्प रिस्पॉन्स होगा। ये डेल इक्वल टू 0 पे है, डेल इक्वल टू ओमेगा नॉट ग्रेटर देन 1 हो गया। जब ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा रिस्पॉन्स, डेल R/2 √LC, ठीक है। तो R ग्रेटर देन 1/c हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो इसमें अनइक्वल रूट आ रहे हैं, ठीक है। अनइक्वल रूट आ रहे हैं तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे आ रहे हैं, रूट अनइक्वल है तो क्या हो जाएगा, जब रूट अनइक्वल हो तो ओवर डैम्प रिस्पॉन्स होता है अपना। अब देखिए केस थर्ड लेंगे, जब डेल इक्वल टू 1 होगा अपना, ठीक है। जब डेल इक्वल टू 1 होगा तो वहाँ क्या होगा, क्रिटिकल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। आर की वैल्यू क्या जाएगी, 2 √L/c हो जाएगा। एक अलग अलग रिस्पॉन्स पे अलग अलग होता है, हमें ये वैल्यू भी याद रहनी चाहिए, क्योंकि डेल इक्वल टू 1 कहाँ हम रख कहाँ रहे हैं ये वैल्यू, भाई रख तो हम अपनी इक्वेशन में ही रहे हैं ना, जो इक्वेशन आई है अपनी, जो ये इक्वेशन है, ये S1 S2 निकाले हैं, ये अलग अलग वैल्यू रख के यहाँ पर डेल के S1 S2 यहीं से तो निकाल रहे हैं, इक्वेशन तो अपनी यहीं से आ रही है सब, ठीक है ना। इसी तरीके से केस 4 देखेंगे, जब डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन होगी, तो अंडर डैम्प रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, अंडर डैम्प होगा। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन है ना डेल, वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। 2 पोर्ट नेटवर्क देखते हैं। अब देखिए 2 पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि वोल्टेज क्या होता है, V1 करंट I2 V1, ये नेटवर्क होगा अपना, ठीक है। जो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, y = mx प्लस में c, ये होती है। जो इसमें y क्या है, ये क्या है, डिपेंडेंट है, x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जो अपना फर्स्ट केस है जड़ और इम्पीडेंस, और देखिए इसको जो जड़ पैरामीटर है, सबसे पहला जो अपना है केस फर्स्ट, जड़ पैरामीटर बोलते हैं, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, और ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ये इनमें से कोई सा भी नाम आ सकता है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि जड़ पैरामीटर को हम 3 नाम से जानते हैं, जड़ पैरामीटर, इम्पीडेंस और ओपन सर्किट पैरामीटर। इसके बाद जो इक्वेशन है V1 निकालते हैं हम, V1 Z1 11 I1 प्लस में Z12 I2 Z21 I1 Z22 I2, ठीक है।
ये सीरीज, अब जेड पैरामीटर मैंने बताया था सीरीज के लिए होता है, और वाई पैरामीटर जो एडमिटेंस होता है वो पैरेलल के लिए होता है। जब इसमें देखिए, अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो ओपन सर्किट है कैसे निकालते हैं, जो करंट I2 को अगर जीरो रख देंगे तो I2 जीरो का मतलब ये जीरो हो जाएगी, यानी ये बचा, यानी Z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी V1/I1, और Z21 की वैल्यू क्या आ जाएगी I2/V2/I1। इसी तरीके से जब I1 जीरो करेंगे, जब I1 जीरो करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा Z21 की वैल्यू क्या आ जाएगी V1/I2, और Z22 की वैल्यू क्या आ जाएगी V2/I1। ये हमें याद होने चाहिए। देखो जब भी क्वेश्चन आएगा कब I1 I2 कब जीरो करते हैं, कब इनकी वैल्यू होती है। इसके बाद देखिए, जब हम अगला वाई पैरामीटर की जब बात करते हैं तो वाई पैरामीटर को क्या क्या कहते हैं, देखिए वाई पैरामीटर कहते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, और एडमिटेंस पैरामीटर, तीन नाम से जाना जाता है। जेड पैरामीटर को क्या क्या कहते थे, इम्पीडेंस, ओपन सर्किट और जेड पैरामीटर। वाई पैरामीटर को क्या क्या कहते हैं, वाई पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट और एडमिटेंस। देखिए इसमें करंट निकालते हैं हम, उसके एकदम अपोजिट आएगा, ये भी याद रख सकते हैं हम, सिंपल याद करने का तरीका है। तो करंट क्या हो जाएगा I1 Y11 V1 Y12 V2 I2 क्या हो जाएगा Y21 V1 Y22 V2। अब सबसे पहले जब हम वोल्टेज को V2 को जीरो करेंगे तो ये जीरो होगा, यहाँ से Y1 Y2 आ गया, Y11 Y21 आ गया। इसी की तरीके से जब हम इसको जीरो करेंगे V1 को तो क्या आ जाएगा Y12 आ जाएगा, Y22 आ जाएगा, Y1 आ गया, Y22 आ गया। तो यही वैल्यू भी याद होनी चाहिए हमें। इसके बाद आता है अपना H पैरामीटर और हाइब्रिड पैरामीटर। H पैरामीटर में क्या होता है कि V1 होता है और I2 होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये सीरीज के लिए होता है और ये पैरेलल के लिए होता है, ठीक है। इसमें V2 जब जीरो करेंगे, जब V2 जीरो करेंगे तो ये जीरो, H11 आ गया, H22 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, जब V2 को हो गया तब I1 को जीरो करेंगे, ठीक है। I1 को जब जीरो करेंगे करंट में ओपन करेंगे और वोल्टेज क्या होती है शॉर्ट होती है, तो क्या आ जाएगा अपने पास H12 आ जाएगा और H22 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम केस फोर्थ लेंगे G पैरामीटर। जब G पैरामीटर लेंगे तो क्या आ जाएगा I1 आ जाएगा और V2 आ जाएगा। I1 और V2 में सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार I2 को जीरो करेंगे, एक बार V1 को जीरो करेंगे, तो G112 आ जाएगा। जब हम I2 को जीरो करेंगे तो G11 आ जाएगा और G12 आ जाएगा, G11 I1/V1, G12 I2/V1। इसी तरीके से G12 I1 I2 हो जाएगा, G21 क्या हो जाएगा I2/I1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो ट्रांसफर फंक्शन एक होता है अपना ट्रांसमिशन T और ABCD पैरामीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, जब पूछे जाते हैं तो याद रखना। V11 I1 ABCD V1 V2 I2 है। इसमें सबसे पहले एक बार हम किसका करेंगे, I2 को जीरो करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी और C की वैल्यू जाएगी V1/I2, C की वैल्यू I1/V2। इसी तरीके से जब हम V2 को शॉर्ट सर्किट करेंगे वोल्टेज को तो यहाँ जीरो कर देंगे तो B और D की वैल्यू आ जाएगी V1 I2 D I1 I2, ठीक है। इसी तरीके से जब हम किसी नेटवर्क में देखेंगे, देखिए क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आते हैं कि एक पैरामीटर दे देंगे और उसमें उनकी अलग अलग वैल्यू, ट्रांसमिशन लाइन की इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। जनरली क्वेश्चन मैंने बताया था जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर द नेटवर्क टू बी रेसिप्रोकल और सिमेट्री। देखिए इंपॉर्टेंट है ये रेसिप्रोकल और सिमेट्री की कंडीशन। तो जेड पैरामीटर होता है Z12 Z21 होगा। वाई पैरामीटर क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल का आ जाएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है जेड और वाई पैरामीटर की, तो 1-2 वाले हैं दोनों इक्वल होते हैं, Z12 2-1। इसी तरीके से वाई पैरामीटर में क्या होते हैं Z12 2-1। ABCD का याद रखना, ये मैक्सिमम ये पूछा जाता है। ABCD में क्या होता है del 1 होता है, यानी जो इसका
डिटरमिनेंट लेते हैं जिन ए बी सी डी कोफिशिएंट का, वो 1 होता है। एंड डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, 8d माइनस बी सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह के एच पैरामीटर में h12 माइनस 2 1 होता है, इसमें h21 माइनस होता है, इसी जी पैरामीटर में माइनस में होता है। सिमेट्री की कंडीशन देखते हैं, सिमेट्री में जो जड 1 है और जड 1 2 होगा, y11 है y12 होगा, a और d इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इसमें सिमेट्रिक केस में इक्वल टू डी होता है। एच पैरामीटर क्या होगा, डेल एच इक्वल टू 1 होता है। तो इसको h11 h12 h21 इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, h12 ये इससे मल्टीप्लाई माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, h11 h12 h12 टू 1 इक्वल टू 1। इसी तरीके से जी पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी, डेल जी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम क्वेश्चन जनरली हम देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है कि इनकी वैल्यू ही पूछी जाती है मैक्सिमम, और वैल्यू कई बार डेटा दिया होता है तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें अगर इन्वर्स निकालेंगे, देखिए कैलकुलेट पैरामीटर विच आर इन्वर्स ऑफ गिवन सेट पैरामीटर। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या y112 और जो जड है z11 और z12 22 और z22 21 22 हो गया। ठीक है, इसका इन्वर्स दे दिया यहाँ पर। तो z1 अब डेल की अलग अलग वैल्यू आएगी, देखिए इसमें जब डेल की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं तो y डेल की वैल्यू जब होगी ना, डेल जेड जब भी निकालेंगे तो क्या होता है, डेल में मैंने बताया है कि जो इसका डिटरमिनेंट लेते हैं डेल के अंदर z11 z12 z21 z22 इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब भी डेल की निकालेंगे जो डेल की वैल्यू होती है, देखिए नीचे दे भी रखी है, जो डेल की वैल्यू होती है इसका डिटरमिनेंट होता है माइनस में। जो y11 क्या हो जाएगा, z222 बाई डेल, y12 क्या हो जाएगा, z21 बाई डेल, y21 क्या हो जाएगा, z12 बाई डेल, और y22 क्या हो जाएगा, z12 बाई डेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरीके के, अब इसी तरीके से जड़ का उसके गैल इन्वर्स फाइंड करना है, एच के गैल फाइंड करना है। एच के गैल जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 i2, एच पैरामीटर में ये होता है v1 i2 होता है, और इसमें क्या होता है v1 v2 होता है, वोल्टेज गैल में निकालेंगे जब। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इन इक्वेशन को सोल्व करने के बाद देखिए जो पैरामीटर आते हैं जेड पैरामीटर की फॉर्म में, जो पैरामीटर आएंगे उसमें क्या होता है, जेड पैरामीटर की जो वैल्यू दी होती है सर्किट में वो पुट कर देंगे, कंपैरिजन करके वो आ जाएगा अपने पास। लैटिस नेटवर्क में क्या होता है, देखिए लैटिस नेटवर्क में क्या होता है, एक स्टेट आर्म होती है, ठीक है, इम्पीडेंस होगा, अरे ये क्या होगी, क्रॉस आर्म इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब जेड हम निकालेंगे, इनकी वैल्यू अलग निकालेंगे तो क्या होता है, टू फाइंड करना है जेड ए और बी ऑफ द टर्म ऑफ ए और बी को जेड की टर्म में फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन वही है, सिंपल तरीके से I20 करेंगे तो क्या होगा, तो z111 z12 की वैल्यू सिंपल उसी तरीके से जो हमने अभी बताया हुआ था। ठीक है, तो उसको जब फॉर्म में करेंगे, V2 की फॉर्म में निकालेंगे तो हम इसको जेड ए, इसको एक ब्रिज की फॉर्म में बना लेंगे, जेड ए हो जाएगा, यहाँ पर जेड बी होगा, जेड बी हो गया, जेड ए हो गया। तो इसमें करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, जब KVL लगाएंगे तो V1, देखिए जब V1 क्या हो जाएगा, I1 टोटल V इक्वल टू IR, I1 टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, जेड ए और जेड बी, देखिए इस ब्रांच से जाएंगे तो ये दोनों किस में, सीरीज में जुड़ जाएंगे। एक कहाँ से हो जाएगा, एक V2 निकालेंगे, देखिए V2 जब यहाँ से निकालेंगे तो इस ब्रांच से जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, V2 निकालेंगे जब। ठीक है, तो V1 क्या हो जाएगा, I1/2 जेड ए प्लस में बी, V2 क्या हो जाएगा, माइनस V2 माइनस KVL लगा रखा है। ठीक है, I1/2 जेड प्लस में जेड बी I1। ठीक है, तो Z11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1/I1, और
इसकी फॉर्म में जो इसकी आर्म है जड बी बाई जड ए और जड बी माइनस में जड ए बाई टू हो जाएगा, जड टू टू जड वन टू। ठीक है, जो इसकी आर्म है, देखिए जो आर्म थी इसकी जड ए था, इधर भी जड ए था, इधर जड बी था, इधर जड बी था, तो जड ए और बी का हाफ हो जाएगा, जड बी माइनस ए का हाफ हो जाएगा, तो जड टू टू और जड वन टू, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएंगे जड वन वन और जड वन टू। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, जड बी बाई ए प्लस बी प्लस में जड ए बाई टू, जड बी माइनस में जड ए बाई टू। देखो ये याद भी रख सकते हैं, जनरली क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट हम इससे फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से देखिए हम ये कौन सा हो गया अपना टी नेटवर्क होगा, टी नेटवर्क में कैसे निकालेंगे, टी नेटवर्क में जो V1 है, देखिए V1 I1 I2 V2 सिंपली अप्लाई करेंगे, तो V1 जड A प्लस में जड B I1 जड B I2 जड B V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जड B जड A प्लस में जड B जड वन वन हो गया, जड वन टू क्या हो गया, जड B हो गया, जड B हो गया, जड C प्लस में जड B टू टू हो गया। ये डायरेक्ट वैल्यू है, जब भी टी नेटवर्क दे रखा होगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर पूछी गई होगी तो। इसी तरीके से हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए y की फॉर्म में भी यही है, जो y12 है जड बी प्लस में जड सी हो जाएगा, y21 है, ठीक है, y21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y12 की, y22 की वैल्यू, तो अलग अलग वैल्यू डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल आएगा तो ये वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई की फॉर्म में दिया हुआ, देखिए जब पाई, ये देखिए ये पाई इसी तरीके से होता है, पाई को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये पाई नेटवर्क हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डेल नेटवर्क भी बोलते हैं, उसको टी नेटवर्क को स्टार नेटवर्क भी बोलते थे। ठीक है, शंट आर्म कंडीशन है ये, इसमें क्या होता है जब y1, देखिए डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, KVL लगाना है सब में। ठीक है, जब y11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जड y1 प्लस में y2 माइनस में y1, और इसमें क्या आ जाएगा y2 प्लस में y3 माइनस में y3। अब जो y पैरामीटर हम आया पाई से, मान लो पेपर में आ गया डायरेक्ट, यहाँ पर वैल्यू रख दी 5 5 6 7, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y11 y2 y1 y3, y1 प्लस में y2 माइनस में y2 होता है यहाँ तो, और यहाँ क्या होता है y2 प्लस में 3 होता है, ये 2 प्लस में 3 हो जाएगा, ये 1 प्लस में 2 हो जाएगा, बस डायरेक्ट निकाल लेंगे हम इससे जब भी क्वेश्चन आएगा जब। और इससे तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इस पाई से तो आते ही आता है क्वेश्चन। इसी तरह के जेड और वाई के रिलेशन है, ये एक दूसरे के रिलेशन है अपोजिट में। इसी तरीके से ABCD में जब भी पूछेंगे हम ABCD का निकाल लेंगे, और इनके जी के वोल्टेज गेन के जो भी पैरामीटर है सबके अलग अलग रिलेशन है। देखिए जब क्वेश्चन आता है, देखिए पाई की फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये 5 फॉर्म 5 5 5, बीच में क्या पाई पैरामीटर है, और ये 5 फॉर्म के रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले KVL लगाना है, V2 माइनस में V1, देखिए V1 इधर है, V2 इधर है, I1 करंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V2, ठीक है, V1 V2 हो गया, और यहाँ पर वोल्टेज सोच दे रहा कि 4 वोल्ट के लिए। ठीक है, इसमें जब नोड V2 की पर अप्लाई करेंगे, V2 माइनस में VZ, देखिए ये V2 हो गया, ये VZ हो गया बाई 5, V2 माइनस में 4VZ, ये 4VZ यहाँ था। अब नोड के लिए क्या करेंगे, नोड एनालिसिस हो रहा है इसमें, बाई नोड, एक नोड पे लगा के वोल्टेज डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर। इसी तरह के इनपुट साइड में लगाएंगे, V1 माइनस VZ बाई 5 I1 हो गया। ठीक है, इसके बाद 5 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2 और 3 जो इक्वेशन निकाली है, 2 और 3, ठीक है,
V1 की वैल्यू क्या आ गई, V2/Z हो गया, V2/Z 2 और 3 इक्वेशन को पुट करेंगे, V2/2 माइनस में V2/5 I1, V2/10 हो गया। अब I1 क्या निकालना है अपने को, V1/I1 निकालना है, इसका नीचे आ जाएगा -2/10 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 5 एम्पियर हो जाएगा करंट निकालेंगे जब हम। जनरल इक्वेशन केवल KVL लगाना है और अलग अलग फाइंड करना है। इसके बाद देखिए जब कनेक्शन 2 पोर्ट में कैस्केड, अब कैस्केड में क्या होता है कि आपस में 2 पोर्ट जोड़ देते हैं, एक M1 है एक M2 M" है। जब 2 नेटवर्क को जोड़ेंगे V1 I1, इसके अंदर टोटल करंट I हो गया, I2 V2। तो कैस्केड में क्या होता है कि जो N डैश है A' V प्लस में B' I, C' V प्लस में D' I, इसी तरीके से N2 में है। जो ओवरऑल कैस्केड होता है ना, जो इसका होगा ओवरऑल नेटवर्क क्या हो जाएगा, V1 I1 A V2 प्लस में B I2 प्लस C V2 प्लस में D I2। इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी हम ABCD का कैस्केड लेंगे, ओवरऑल कैस्केड क्या होता है, जो नेटवर्क 1 है मल्टीप्लाई विद नेटवर्क 2, A' B' C' D' A B' C D', तो हमेशा इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से आते ही आता है, तो इसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सीरीज़ नेटवर्क की बात करते हैं तो क्या होता है, जो Z11 है ये सारे हमेशा जुड़ जाएंगे, ठीक है। Z11 हो गया, जो सिंगल डैश है और डबल डैश है एक दूसरे से सम हो जाएंगे, ठीक है। और जब एडमिटेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, ये भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये पैरेलल नेटवर्क में एडमिटेंस की बात करते हैं तो Y पैरामीटर जुड़ जाते हैं वहाँ पर। इसी तरीके से सीरीज पैरेलल H11 में क्या हो जाएगा, H11 में भी क्या हो जाएगा, जो डैश है ये भी आपस में जुड़ जाएंगे। G ओवरऑल के पैरेलल सीरीज में क्या हो जाएगा, G' और G" एक दूसरे से समेशन हो जाएगा दोनों नेटवर्क का, ठीक है। इसके बाद जब हम क्या करते हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी इसी तरीके होते हैं, डायरेक्ट Z और ABCD दे रखे हैं तो कैसे करना है, तो ये डायरेक्ट सम कर देंगे, ये हमें पता ही है, इनका सम कर देते हैं डायरेक्ट। और जो ABCD पैरामीटर होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी में सम में होता है सब में। देखिए फिल्टर में क्या होता है, जो फिल्टर दिए हुए हैं अपने मैक्सिमम ये पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि फ़िल्टर कौन कौन से होते हैं अपने, बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर, जितने भी फिल्टर होते हैं, तो एक पर्टिकुलर लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेलेक्टर होते हैं। एक तरीके से फ्रिक्वेंसी को पर्टिकुलर जो दी होती है उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।